अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखें। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप आसानी से 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग इस वीडियो में एग्जाम में क्या करें उसकी चर्चा करेंगे जिससे हम टॉप हो जाए, या एग्जाम में क्या ना करें जिससे हम लोग फेल हो जाए। इस भी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 90 नंबर आपको लाने होते हैं, मतलब 60% आपको मार्क्स लाने होते हैं। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी के अगर कैंडिडेट हैं आप, तो 150 में से मात्र 82 मार्क्स आपको लाने होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है पेडागोजी। आप सभी को पता है कि 150 मार्क्स में से 75 मार्क्स का पेडागोजी आता है, मतलब सीटेट का हमारा स्कोरिंग टॉपिक जो है वो पेडागोजी है, मतलब 75 मार्क्स का हमारा पेडागोजी आता है और हर सब्जेक्ट का पेडागोजी लगभग सेम होता है। तो अगर हम किसी एक सब्जेक्ट के भी पेडागोजी को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये पेडागोजी होता क्या है? तो पेडागोजी एक शिक्षण शास्त्र होता है, मतलब पढ़ाने के नियम या तौर तरीके के बारे में इसमें बताया जाता है, जिससे कि हम अच्छे ढंग से पढ़ा के बच्चों को सही जानकारी और ज्ञान दे सके। अब हमारा इसका सबसे मूल मंत्र होता है, मतलब पेडागोजी करने का सबसे मेन जो हमारा तरीका है उसमें हमें ध्यान रखना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अर्थात जो हमारा अधिगम करता है या जो हमारा छात्र है, स्टूडेंट है, उसे हम अपना बच्चा समझ के अगर पेडागोजी करेंगे तो हम आसानी से हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे कह रहा है कि सबको छात्र हित में सोचना, मतलब हमें इस तरह से आंसर देना है कि जो छात्र हित में हो, मतलब बच्चों के हित में हो। वहीं आगे का टॉपिक हमारा कह रहा है कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक समझना, मतलब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है। अगर इस तरह से हम मेंटालिटी रख करके अगर पेडागोजी करते हैं, आसानी से हम पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहीं आगे कह रहा है कि बच्चों की गलतियों को अधिगम का हिस्सा समझना। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो हमें उसे अधिगम का हिस्सा, मतलब लर्निंग का ही एक पार्ट समझना है, क्योंकि बच्चे अगर गलती करेंगे तभी वो सीखेंगे। बिना गलती के ना आप सीख सके हैं और ना हम सीख सके हैं, मतलब बिना गलती का कोई भी सीख नहीं सकता है। वहीं आगे कह रहा है कि बच्चा सर्वप्रथम, बाद में शिक्षक या विद्यालय, अर्थात बच्चा बचा लिए तो आप बच गए। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि बच्चा बचा लिए तो आप बच गए। कहने का सेंस हुआ कि बच्चा को हमें प्रायोरिटी देना है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। अगर बच्चे में गलती हो रही है या बच्चा असफल हो रहा है तो उसे हमें शिक्षक की असफलता या विद्यालय की असफलता बताना है। दूसरा ट्रिक कह रहा है कि राइट आंसर ट्रिक, मतलब अगर हमारे पास छोटा आंसर है और बड़ा आंसर है, मतलब हमें बड़ा आंसर नहीं बल्कि सटीक आंसर देना है। अगर दो तरह का आंसर हमें दिख रहा है, मतलब 4 ऑप्शन तो वैसे रहते ही हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं कि जो बड़ा सा ऑप्शन है वो सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें सटीक आंसर देना है जो बच्चा के हित में हो, छात्र के हित में हो। मतलब आगे कह रहा है कि जो ना शिक्षक हित में हो और ना विद्यालय हित में हो, मतलब किसके हित में होना चाहिए? तो बच्चे के हित में होना चाहिए, मतलब छात्र के हित में होना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ सिद्धांत भी ध्यान रखने हैं, जैसे पियाजे का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। वहीं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात करें जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। वहीं कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करें जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। और गार्डनर की बात करें तो बहुबुद्धि का ये सिद्धांत दिए हुए थे। मतलब इस तरह से और भी है जिनके सिद्धांत को हमें ध्यान रखना है, बट इस 4 से हमारा काम चल सकता है। तो इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। वहीं अगर हम एडिशनल टॉपिक्स की बात करें तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इवोल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीएफ का भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, एनईपी का भी अलग से वीडियो मिल जाएगा, आरटीई का भी अलग से मिलेगा और लर्निंग डिसऑर्डर का भी अलग से मिलेगा। मतलब 5 वीडियो आपको स्पेशल बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब चौथा जो हमारा ट्रिक है वो है टैग वर्ड्स, मतलब कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। इस टैग वर्ड्स के हेल्प से आप आसानी से पेडागोजी कर सकते हैं, मतलब 99% केस में ये आपको सटीक आंसर और सही आंसर देगा। जैसे अगर अवसर देने की बात हो तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, मतलब इसे हमेशा सही माना जाएगा। वहीं प्रोत्साहित करने की बात हो तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि ये भी सटीक आंसर होगा। वहीं चर्चा में शामिल करने की बात हो, मतलब बच्चों को अगर डिस्कशन करवाने की बात हो तो हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। करके सीखने की बात हो, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो तो वो भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहीं सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात हो तो वो भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अर्थपूर्ण अधिगम या भावपूर्ण अधिगम की बात हो तो वो भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अगर किसी चीज का कारण का हमें पता लगाना है, जैसे बच्चे गलती कर रहे हैं उसका अगर हम कारण पता लगा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड का काम करता है। वहीं आगे कह रहा है विभिन्न गतिविधियां कराना, मतलब अगर हम बच्चों को गतिविधि करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं
तो एक्टिविटी करवाने से क्या होगा कि बच्चा एक्टिव होगा। तो जहां पे बच्चा एक्टिव है उस ऑप्शन को हमें देखते ही सही कर देना, मतलब वो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। वहीं अगर चित्र दिखाने की बात हो या भ्रमण करवाने की बात हो, कहीं ले जाने की बात हो, तो उस सिचुएशन में बच्चा एक्टिव होगा तो उसे भी हम पॉजिटिव टैग वर्ड लेकर के चलते हैं, मतलब उसे भी पॉजिटिव माना जाता है। वहीं अगर हम निगेटिव टैग वर्ड की बात करें तो जैसे कठोर नियम बनाना या पीटना, मतलब बच्चों को ना हमें पीटना है ना उसके लिए हमें कठोर नियम बनाना है। अगर इस तरह का आपको कहीं भी दिखे तो उसे निगेटिव समझना है, मतलब वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। हाँ, अगर नहीं में अगर पूछ रहा है क्वेश्चन तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि गलत का भाई तो गलत ही होगा ना। फिर अगर दूसरा हम बात करें निगेटिव टैग वर्ड की, जैसे कम नंबर देना या दंड देना, मतलब बच्चों को हमें दंड भी नहीं देना है। वहीं आगे कह रहा है कंठस्थ कराना या रटवाना, मतलब कंठस्थ कराने की बात हो या रटवाने की बात हो तो वो भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। फिर अगर कहीं पे लिखा हो केवल, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन की अगर बात करें, या मात्र लिखा हो या एक लिखा हो या ही लिखा हो, इस तरह का भी अगर आपको कहीं दिखे तो वो हमें निगेटिव टैग वर्ड लेकर के चलता है, मतलब वो हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अगर बच्चों को हतोत्साहित करने की बात हो तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, मतलब उसे भी निगेटिव माना जाता है। आगे कह रहा है पेपर पेंसिल टेस्ट पर आश्रित, मतलब हमें पेपर पेंसिल टेस्ट पे आश्रित नहीं रहना है, बच्चों को एक्टिविटी हमें करवाना है और बच्चे की हर एक चीज हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना है। अगर पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो तो वो भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। वही कह रहा है अतिरिक्त ट्यूशन देना, मतलब अतिरिक्त ट्यूशन देने की अगर बात हो तो वो भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। गलती पर डांटना, बच्चों की गलतियों पे हमें डांटना नहीं है, बल्कि उसे हमें सही ढंग से समझाना है, क्योंकि गलती करेंगे तभी वो सीखेंगे। गलती को अधिगम का ही एक हिस्सा हमें समझना है। आगे कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। अगर जेंडर रूढ़िवादिता की कहीं पे बात हो रही है कि लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती है, तो वो भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है। मतलब इस टैग वर्ड के हेल्प से आप अप्रोक्स सारे पेडागोजी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और 99% केस में ये आपका सही ही होगा और सटीक ही। टैग वर्ड का भी एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, स्पेशल वीडियो, जो कि सिर्फ उसमें टैग वर्ड का क्वेश्चन रहेगा। मतलब टैग वर्ड से रिलेटेड कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। और पांचवा हमारा सबसे मेन ट्रिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीआईक्यू की बात कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें पीआईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है, क्योंकि सीटेट में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीटेट का सिलेबस बहुत कम है, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। अगर आपको हमारी बातों पे बिलीव नहीं है तो आप आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 2 3 या 4 सेट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। वहीं एक और हमें ध्यान रखना है कि रोज मॉक टेस्ट हमें लगाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम मॉक टेस्ट लगाएं, कम से कम हर रोज एक मॉक टेस्ट हमें लगाना है, ताकि हमें एग्जाम किस तरह से होगा, कितना हमें टाइमिंग मिलेगा, एक क्वेश्चन पे हमें कितना टाइमिंग देना है, वो सारा चीज हम समझ पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट एकदम रियल टाइप का आपको लगेगा, सेम उसी प्रोसेस से आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बात कर रहे हैं, इसके अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन हमारे पास है कि मुख्य रूप से रटने के कौशल पर परीक्षण करना, प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल। रोट मेमोराइजेशन रटने की बात तो बिल्कुल हमें नहीं करना है, देखते ही इस ऑप्शन को हमें काट देना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली। अब यहाँ पे ओनली लगा दिया, केवल लगा दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव हो जाएगा। वहीं आगे क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स को हमें एक साथ लेकर के चलना है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि समान शिक्षा की बात हो रही है, समान व्यवस्था की बात हो रही है, जो सबके लिए शिक्षा है सबके लिए समान व्यवस्था मिलेगा। वहीं आगे कह रहा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन थ्रू एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। मतलब ईयर एंड एग्जामिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब बच्चों को वर्ष के अंत में ही परीक्षा लेकर के हमें उसका हम कुछ नहीं करवा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। अब किस चीज का ये उद्देश्य देता है, मतलब किस चीज की जानकारी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। पहला कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। तो ये ऑप्शन तो हमें ठीक लग रहा है, फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑप्शन आपको सही दिखे तो उसी ऑप्शन को टिक कर देना है, पेडागोजी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि दो दो ऑप्शन तीन तीन ऑप्शन आपको ठीक मिलेगा, तो जो ऑप्शन ज्यादा सटीक होगा उसको हमें लेकर के चलना है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, कंपेरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ हर क्लासमेट। अब हमको कंपेयर नहीं करना है, तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उनकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके। द गैप्स एंड डिफिशियंसीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेल्योर। अब हमें बच्चों के सिर्फ फेल्योर की पहचान नहीं करना, मतलब सिर्फ असफलता की पहचान नहीं करनी है। हाँ, अगर इसमें एक और चीज ऐड कर दिया रहता कि उसकी पहचान करके उसको हमें ठीक करने का उपाय सोचना है, तो वो ऑप्शन सही हो सकता था। वहीं चौथा कह रहा है विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी, मेमोराइजेशन कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी को हमें रटवाना नहीं है, रटने की क्षमता की कोई बात नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का विरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन स्कूल शुड शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू डैश। मतलब हमको किससे किसकी ओर लेकर के जाना है मूल्यांकन को, तो मूल्यांकन को हमें सबमेटिव से फॉर्मेटिव की ओर लेकर के जाना है। ये आप याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा। मतलब योगात्मक से हमें रचनात्मक की ओर ले जाना है, सबमेटिव से हमें फॉर्मेटिव की ओर ले जाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आगे का ऑप्शन आपको देखना है, देख सकते हैं योगात्मक से रचनात्मक कह रहा है, मतलब फॉर्मेटिव से सबमेटिव कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबमेटिव तो टर्म इन एग्जाम होता है, मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, जिससे बच्चों को हम रैंक देते हैं या ग्रेड देते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत होने से रहा। उसके बाद अधिगम रट कर याद करवाना, मतलब रट के तो हमें याद करवाना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लचीले उपागम, ये तो ठीक लग रहा है, बट उसके बाद फिर एक ऑप्शन दे रहा है कठोर माननीकृत, मतलब लचीलापन से कठोर की तरफ ले जा रहा है। बल्कि अगर यहाँ पे कठोर से लचीलापन की तरफ रहता तो थोड़ा देर के लिए इसको हम सही मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। मतलब लिंग क्या है, तो लिंग एक जैविक संरचना है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल व्हाइल जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्टेड। मतलब सामाजिक संरचना है जेंडर, जेंडर जो है वो हमारी सामाजिक संरचना है, वहीं लिंग की अगर बात करें तो ये जैविक संरचना है। ये तो सिंपल सा बात है, तो ये तो सबको पता है, तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वाज आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे यह क्या दिखा रहा है, लड़का को, अगर किसी लड़का को गुड़िया मिला खेलने के लिए तो वो बोल रहा है कि मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। तो ये तो सिंपल सा बात है कि ये जेंडर रूढ़िवादिता दिखाता है कि लड़का लड़की की जहाँ पे अलग अलग विभिन्नता की बात हो तो वो जेंडर रूढ़िवादिता होगा, जेंडर स्टेरियोटाइप की बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? स्कूल गिव्स प्रीफरेंस टू बॉयज व्हाइल सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर बैडमिंटन। मतलब बैडमिंटन के लिए जब वो बच्चों को चुनता है तो वो बॉयज को प्रायोरिटी देता है, मतलब लड़कों को प्राथमिकता देता है। वहीं अगर गर्ल्स को प्राथमिकता देने की बात हो रही है तो ये किस में दे रहा है? म्यूजिक कंपटीशन में गर्ल्स को प्राथमिकता दे रहा है, गर्ल्स को प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता दिखा रहा है आपको। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का ये एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि जहाँ पे लड़का और लड़की में भिन्नता की बात हो, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता की बात होगी, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इसको हम बोलते हैं। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू एग्जाम्पल which depict women as nurses and teachers and men as doctors and pilot as this leads to। मतलब अगर कोई टीचर इस तरह का उदाहरण दे रहा है कि महिला को सिर्फ नर्स बनना चाहिए या अध्यापिका बनना चाहिए और पुरुष को क्या बनना चाहिए? डॉक्टर या पायलट बनना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि महिला डॉक्टर नहीं होती है। तो अगर इस तरह का बात हो तो ये क्या दिखाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता दिखाता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की बात कर रहा है। हाँ, अगर इसमें सीमित नहीं रह के बल्कि इसको और डिटेल करके एग्जाम्पल दे करके समझाने की और जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने की बात होती है या खत्म करने की बात होती तो ये जेंडर रूढ़िवाद लचीलापन हो सकता था। जेंडर समरूपता से तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब ये बच्चों के अधिगम में अवरोधक की बात कर रहा है, डेट्रीमेंटल की बात कर रहा है। मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो कि बच्चों के अधिगम में रुकावट डालता है? तो पहला कह रहा है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि एरर्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये तो सही है। हमसे पूछ रहा है कि अवरोधक है, मतलब जो गलत है वो ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। मेकिंग एरर्स इज अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर। अब ये कहाँ की बात हो गई भाई?
जब बच्चा गलती करेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? तो लज्जाजनक कार्य की तो बात ही नहीं है, तो ये गलत है, और ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे गलत की बात कर रहा है। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। एरर्स प्रोवाइड इंसाइट इन द गैप्स इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर सॉरी। तो अगर बच्चा गलती करेगा तो हमें पता चलेगा ना कि वो किस तरह से समझ रहा है, किस तरह से सीख रहा है। तो ये तो सही कह रहा है। फिर आगे का ऑप्शन कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। लर्नर्स मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग रिपेयरमेंटेड। मतलब ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही कह रहा है कि बच्चों को डांट के भय के बिना, मतलब डांट के डर के बिना त्रुटि करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही कह रहा है। तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। मतलब हम यहाँ देखते हैं अपने भारत में कि ज्यादातर कक्षा क्या है, बहुभाषी है। बहुभाषी मतलब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसको टीचर के रूप में क्या वो देखना चाहते हैं, अगर टीचर के रूप में आप हैं तो उस कक्षा को क्या चीज देखना चाहते हैं। तो ये एक संसाधन का काम करेगा, एक रिसोर्स का काम करेगा, क्योंकि हम एक टीचर है, जैसे हमें हिंदी आती है तो दूसरे जगह का अगर बच्चा आएगा जो दूसरे कल्चर का होगा, दूसरा भाषा बोलेगा, तो उससे हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो एक संसाधन का काम करेगा, बाधा का काम तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। बोझ का भी काम नहीं करेगा, समस्या का भी काम नहीं करेगा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? When a child fails in an examination, it means अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो क्या अर्थ है उसका? तो अब मान लीजिए कि हम पहले ही बताएं कि पेडागोजी में बच्चों को भगवान का रूप समझना है और दूसरा बच्चे को हमें अपना बच्चा समझना है। अब सिंपल सा आप देखिए कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो फेल कर जाएगा तब क्या बोलेंगे? बच्चे की गलती तो बोलेंगे नहीं। मतलब यह व्यवस्था की असफलता है, मतलब सिस्टम की गलती है या स्कूल की गलती है। द सिस्टम हैज फेल्ड। अगर बच्चा फेल हुआ तो आपकी पूरी सिस्टम फेल हो गई। तो इसी को हमें, इसी मानसिकता को लेकर के चलना है। और ऑप्शन हम देखते हैं क्या कर रहा है। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया। याद करने की बात तो है ही नहीं। द चाइल्ड डिड नॉट मेमोराइज द आंसर थ्रू आउटली। मेमोराइज मतलब याद करने की तो बात ही नहीं है, तो ये तो देखते ही गलत कर देना है। वहीं आगे क्या कह रहा है, अभिभावक असफल हो गए हैं, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए। अरे भाई, अभिभावक जब अलग से ट्यूशन देंगे तो आपके स्कूल में पढ़ाएंगे क्यों? तो ये भी तो गलत हो गया। आगे कह रहा है बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है। मतलब आप डिसाइड करेंगे कि विद्यालय में पढ़ने योग्य है या नहीं। आप हो सकता है कि पढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि आपसे अगर बच्चा नहीं संभल रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा योग्य नहीं है। सारे बच्चे में एबिलिटी है, सारे बच्चे में कैपेबिलिटी है। मतलब अगर बच्चा फेल कर रहा है तो आपकी व्यवस्था असफल है। मतलब आपके पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप सही ढंग से उस बच्चे को पढ़ा पाए, सही ढंग से उसको समझा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर छोटा बच्चा है जो जूनियर सेक्शन में है, तो अगर उसको आप हिंदी सिखा रहे हैं तो अपनी मातृभाषा का यूज करता है। तो ये क्या है? तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल बात नहीं भाई, ये गलत कैसे हो गया? हमें तो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है ना, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये स्वीकार्य है। ये हमें एक्सेप्ट करना है, और स्वीकार्य भी नहीं है। मतलब अगर आप स्वीकार नहीं करिएगा तो बच्चा को बोलिएगा तुम इंग्लिश में ही बात करो या तुम हिंदी में ही बात करो, अगर उससे नहीं आएगा तो कैसे बोलेगा? तो बोल भी नहीं पाएगा बच्चा क्लास में। तो ये गलत है। उसके बाद कह रहा है वैध नहीं है। वैध कैसे नहीं भाई? कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं क्लास में, तो ये बिल्कुल वैध है। एनसीएफ भी इसको मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, मतलब बच्चा सेंटर में होगा और हर एक चीज बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहला कह रहा है शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। अब जब शिक्षक की भूमिका नहीं है, मतलब टीचर एक्टिव ही नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। द टीचर प्ले एक्टिव रोल व्हाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव। मतलब बच्चा पैसिव है, तो जब टीचर एक्टिव रोल निभा रहा है, मतलब शिक्षक अगर सक्रिय है और बच्चा निष्क्रिय, मतलब बच्चा सीखना ही नहीं चाहेगा, तो आप किसको सिखाएंगे? टेबल कुर्सी को तो सिखाएंगे नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक निष्क्रिय होते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव व्हाइल द टीचर इज पैसिव। अब जब बच्चा सीखना चाहेगा और शिक्षक सिखाना ही नहीं चाहेगा, मतलब ये निष्क्रिय हो जाएगा, तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चा सीखेगा फिर किससे? आगे कह रहा है शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहेंगे तभी आप क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, अधिगम करवा सकते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।